हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। इस वीडियो में हम लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स 2025 में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट परचम क्लासेस की तरफ से LMR सीरीज, दैट इज द लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जो है वो स्टार्ट की गई है ऑन द यूट्यूब। तो 9th ऑफ द मे से ये सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस, इन सभी को थ्रू एमसीक्यूज कवर किया जाएगा। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं और चेक करना चाहते हैं कि आप किस लेवल तक की प्रिपरेशन और आपको ज़रूरत है, या बाकी स्टूडेंट्स में अगर आप अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, तो इन सेशंस को लाइव ज़रूर आप देखेंगे और जो वहाँ पर एमसीक्यूज दिए जाएंगे तो उन्हें साथ साथ सॉल्व करेंगे और बाद में अपने नंबर्स भी बताएंगे। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। एक बार लास्ट वीक हमने क्या किया, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उन्हें देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज थी अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट थी विभोर जैन जी की। विभोर जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सीईओ ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC। और ONDC क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, टाइटन कंपनी हैज अनाउंस्ड द अजॉय चावला, the head of its jewelry division, and become this company's next MD, that is managing director. नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से RP गुप्ता जी जो हैं, उनकी सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट की गई हैं। ही वाज द CMD ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, ऑल्दो कि 1 महीने का ही टाइम बचा था, और तो उससे पहले ही उनकी जो सर्विसेज हैं टर्मिनेट की गई हैं, नाम याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए SECI। ठीक है। नेक्स्ट, 3 जन सुरक्षा स्कीम्स और इनके हो चुके हैं 10 ईयर्स कंप्लीट। फर्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, देन हमारे पास है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। क्या आपको इन तीनों स्कीम्स के एज याद है? पहली चीज, क्या हमें कवरेज याद है? सेकंड, कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं होंगे? ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। जिन स्कीम्स के 10 ईयर्स 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। कितनी EMIs होंगी याद होना चाहिए। अटल पेंशन में मिनिमम कितनी जो है हमें पेंशन मिलने वाली है, मैक्सिमम कितनी मिलेगी, कौन सा एज ग्रुप है दैट इज जो बेनिफिशियरीज होंगे, ठीक है, जिनके लिए पूरी स्कीम जो है वो अवेलेबल है। देन, इंडिया रिसेंटली साइंड द मल्टीपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद UK एंड EFTA ब्लॉक, फाइनलाइज द टर्म्स और एन US इंडिया ट्रेड डील। इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट, ये वाली न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। WPI, WPI is to 13-month low of 0.85% in April 2025। अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, WPI इंडेक्स, ठीक है, नंबर आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, SBI कार्ड की तरफ से अपोलो हेल्थ केयर के साथ जो है वो कोलैबोरेशन की गई है, पार्टनरशिप की गई है, और यहाँ पर बनाए जाएंगे एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड्स टू इंट्रोड्यूस हेल्थ एंड वेलनेस फोकस्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट, भूटान बन चुका है एक पहली कंट्री दैट अलाउज द नेशनल लेवल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। तो आप जाइए भूटान के अंदर, और वहां पर एज ए टूरिस्ट जो आप जाएंगे तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन्स, होटल्स लेना चाहते हैं आप, फ्लाइट्स बुक करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और ये जो पार्टनरशिप की गई है भूटान गवर्नमेंट की गई है विद द हेल्प ऑफ बिनेंस पे एंड डीके बैंक। डीके बैंक जो भूटान का बैंक है। ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया सोवरन क्रेडिट रेटिंग हैज बीन अपग्रेडेड। तो इंडिया की जो सोवरन क्रेडिट रेटिंग थी वो पहले थी BBB लो, और उसे अपग्रेड किया गया BBB के ऊपर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफाई किया गया एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, जिसमें जो गारंटी है दैट इज गारंटी लिमिट डबल की गई है फ्रॉम द 10 करोड़ टू 20 CR। देन IEPFA एंड सेबी की तरफ से जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नेम था निवेशक शिविर, जिससे जो अनक्लेम्ड शेयर्स हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड जो हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं। सिमिलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया बाय द सेबी, दैट इज द मित्रा प्लेटफॉर्म। Next, Punjab National Bank has entered into an agreement to sell entire stake of India SME Assets Reconstruction Company. Then, state-owned Canara Bank and Union Bank of India अनाउंस, इन्होंने की तरफ से अनाउंस किए गए थे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स, उनके नेम्स याद होने चाहिए। ठीक है, कैनरा बैंक का भी आपको याद होना चाहिए, और यूनियन बैंक की तरफ से जो नए नए प्रोडक्ट्स लाए गए थे, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जो हैं कस्टमर्स को दिए जाएंगे वो। देन, वेरी इंपॉर्टेंट, येस बैंक के अंदर 20% स्टेक्स जो हैं वो अक्वायर किए हैं बाय दी जापान सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, दैट इज SMBC। ठीक है, तो जापान की कंपनी है और उनकी तरफ से येस बैंक के अंदर 20% जो स्टेक थे वो
एक्वायर किए गए थे। देन रिसेंटली 2 पीपल इंक्लूडिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट वर अरेस्टेड फॉर चीटिंग द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ओवर 3 करोड़ अंडर द समृद्ध स्कीम। समृद्ध स्कीम कौन सी थी, याद होनी चाहिए, आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप से है हमारे पास ये समृद्ध स्कीम। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, और फिर आपके पास था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमसे पूछा गया था हु इज एलिजिबल टू एनरोल इन द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में आंसर हमारे पास ऑप्शन बी, 18 से लेकर 40 इयर्स की एज के जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके इनकम टैक्स वो पे नहीं करते, दोज आर एलिजिबल फॉर अटल पेंशन योजना। ठीक है, इजी था, तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमने लास्ट जो हमने क्लास में किया था वो डिस्कस किया। अब देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूज है रिलेटेड टू एनडीबी। ठीक है, सो NBD, not NDB. So banking expansion. Emirates NBD receives RBI's approval to establish wholly owned subsidiary in India. फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक को आरबीआई की तरफ से अप्रूवल दी गई है। कौन सी अप्रूवल दी गई है, आइए देखते हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एमिरेट्स NBD बैंक. So Reserve Bank of India has granted in principle approval to Emirates NBD Bank PJSC to set up wholly owned subsidiaries in India. So under the scheme for setting up the wholly owned subsidiary by a foreign bank in India. So ये जो हमारे पास बैंक है Emirates NBD बैंक, ये अभी कुछ जो हमारे पास सिटीज हैं लाइक चेन्नई, गुरुग्राम, मुंबई, इन कंट्रीज के इन सिटीज के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अप्रूवल दी जा चुकी है। सो द इन प्रिंसिपल अप्रूवल अलाउज द बैंक टू कन्वर्ट दीज एग्जिस्टिंग ब्रांचेस इनटू WOS। WOS का मतलब हमारे पास होली ओन्ड सब्सिडीज। एक्सपेंशन की जा रही है, हेल्प की जा रही है। हमारे पास एमिरेट्स का बैंक है दैट इज NBD बैंक। ठीक है, अब जब मैं फॉरेन बैंक की बात करूं तो हमें बाकी फॉरेन बैंक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। So RBI will consider granting a full banking license under the section 22 part 1 of the Banking Regulation Act of 1949 after the bank fulfill all the conditions of the RBI as part of its approval. तो कंप्लीट जो है अभी मिला नहीं है, जो RBI की तरफ से कंडीशंस दी गई हैं वो कंडीशंस फुल होंगी तो उसके बाद एमिरेट्स का जो हमारे पास बैंक है दैट इज NBD बैंक, इसे फुल बैंकिंग की जो है वो अप्रूवल दी जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा। कौन से एक्ट के अंदर दिया जाएगा, दैट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। और इसके अंदर कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन याद रखेंगे 22 पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट, एमिरेट्स NBD is among the few foreign banks to get regulatory clearance via WOS route. Other banks with WOS route in India are DBS Bank और SBM Bank, very important। इन्हें पहले अप्रूवल दिया जा चुका है WS जो रूट है उसके थ्रू। Then foreign banks operating through the WS framework are treated on par with the domestic banks for the branch expansion and are exempted from the certain regulatory approvals subject to the specific conditions। याद रखना है, नहीं चल जाएगा। ठीक है, ऑन द पार मतलब जैसे डोमेस्टिक हमारे बैंक्स हैं उसी तरीके से जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं WOS अप्रूवल से जो बैंक्स आते हैं फॉरेन बैंक्स इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, Emirates NBD was inaugurated its फर्स्ट फुल फ्लेज इंडियन ब्रांच इन मुंबई इन 2017। अब ये बनेगा क्वेश्चन आपका, क्योंकि इसे जो है बैंकिंग अप्रूवल मिलने वाली है फॉरेन बैंक को, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं दैट NBD बैंक जो है वो इंडिया में कब स्टैब्लिश किया गया था, कौन सी सिटी में स्टैब्लिश किया गया था, तो पहले जो था मुंबई के अंदर स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। इंडिया इज द 6th कंट्री वेयर द एमिरेट्स NBD हैज एन ऑन शोर प्रेजेंस आफ्टर UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सिंगापुर एंड UK। चले, इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब सिंपल रीड ओनली वाली न्यूज है। बैंक का नेम याद रखेंगे, कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया, कौन से रूट के थ्रू जो इन्हें बैंकिंग लाइसेंस दिया जा रहा है। नेक्स्ट, RBI टू इशू न्यू 20 रुपीज बैंकिंग नोट्स विद संजय मल्होत्रा सिग्नेचर। तो जो गवर्नर है RBI के दैट इज संजय मल्होत्रा, तो उनके सिग्नेचर के नए 20 रुपीज के बैंक नोट जो है RBI की तरफ से इशू किए जाएंगे। पुराने जो है वो भी चलेंगे, वो भी सर्कुलेशन में रहेंगे, वो भी लीगल टेंडर है, बस नए जो 20 रुपीज के नोट्स होंगे उनके ऊपर साइन जो है वो RBI के नए जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी इनके होंगे। ठीक है, सो RBI announced that it will soon issue the 20 rupees denomination bank notes in Mahatma Gandhi new series bearing the signature of the new RBI governor that is Sanjay Malhotra. The design and the feature remains same, कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज्ड है सब कुछ। All the previous issued 20 rupees notes will continue to be legal tender, वो चलते रहेंगे, वो लीगल टेंडर है, वो नॉन लीगल नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट, लीगल टेंडर क्या होता है, तो लीगल टेंडर तो यहाँ पर देखिए एज पर द सेक्शन 26(1)
of the RBI Act of 1934, every bank note issued by RBI unless withdrawn is the legal tender across the India. Unless withdrawn, याद आ रहा है डिमोनेटाइजेशन? डिमोनेटाइजेशन में क्या बोला गया था? तो ये बोला गया था कि दैट आज रात के बाद 50, 500 और 1000 के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जनरली ये रहता है कि दैट जो भी बैंक की तरफ से नोट जो है, आरबीआई की तरफ से नोट इशू किया गया, तो वो जो है वो लीगल टेंडर होंगे इंडिया के अंदर। लीगल टेंडर का मतलब है कि आप उन नोट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको वो नोट्स जो अगर नोट्स जो है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है, यू कैन नॉट रिजेक्ट, ट्रांजेक्शन होंगी उससे। हाँ, इंडिया के अंदर यूएस डॉलर या कोई और करेंसी जो है अगर आप वो दे रहे हैं तो वो निग्लेक्ट की जा सकती है, वो रिजेक्ट की जा सकती है, बट इंडियन रुपीज फॉर द ट्रांजेक्शन आप कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिया के अंदर लीगल टेंडर है। सो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के सेक्शन 26 पार्ट 1 के अंदर ये लिखा गया, ऑल बैंक नोट्स, ठीक है, वर्ड क्या है, बैंक नोट्स दैट आर इशूड बाय आरबीआई आर लीगल टेंडर अक्रॉस द इंडिया। बस एक एक्सेप्शन है, अगर वो विड्रॉ नहीं किए गए, जैसे 500 और 1000 के रुपीज किए गए थे। देन 1 रुपी नोट, अब ये 1 रुपी नोट तो आरबीआई पब्लिश ही नहीं करता, 1 रुपी नोट तो हमारे पास जो साइन होते हैं इसके ऊपर वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है इशू किया जाता है। सो 1 रुपी नोट ऑल्दो इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर आल्सो कंसीडर्ड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर इंक्लूड्स बोथ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स दैट कैन बी यूज्ड टू सेटल द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस। नाउ कॉइन्स की अगर बात करते हैं तो कॉइन्स इंडिया के अंदर कॉइन्स आर मिंटेड बाय द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज SPMCIL, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो कॉइन्स मिंट किए जाते हैं वो कौन मिंट करता है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टोटल इनकी 4 ब्रांचेस हैं, 4 लोकेशन जहां पर कॉइन्स जो है वो मिंट किए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। चारों याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, 4 ब्रांचेस जहां पर इंडिया में कॉइन मिंट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट, कॉइन्स आर सर्कुलेटेड थ्रू द आरबीआई अंडर द सेक्शन 38 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। पहले लीगल टेंडर का सेक्शन याद रखेंगे। देन सिमिलरली आरबीआई जब कॉइन्स को सर्कुलेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर तो कौन सा सेक्शन हमारे पास? अंडर द सेक्शन 38 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। चले आगे, ये तो हमने कॉइन्स की बात करी। अगर नोट्स की बात करते हैं, सो बैंक नोट्स आर प्रिंटेड एट 4 करेंसी प्रेसेस। अब ये 4 जो करेंसी प्रेसेस हैं तो ये दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। कुछ जो है जहां पर नोट प्रिंट किए जाते हैं तो वो प्रेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और कुछ जो है वो आरबीआई के पास है। गवर्नमेंट के पास भी 2 है, आरबीआई के पास भी 2 है, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास जो है 4 ऐसे करेंसी प्रेसेस है, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, 2 आरबीआई के कंट्रोल में। सो 2 ऑफ विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स कॉर्पोरेशन that is Security Printing and Minting Corporation of India Limited, ठीक है, and 2 owned by the RBI through its wholly owned subsidiary that is Bharatiya Reserve Bank Note Mudram Private Limited. The currency notes of SPMCIL are at Nasik and Devas. अब ये नासिक और देवास वाले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कहाँ पर है? गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज SPMCIL, तो उनके अंडर जो है 2 हमारे पास प्रेसेस हैं, एक नासिक में है और एक देवास में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अगर मैं बात करता हूँ आरबीआई की, तो आरबीआई के पास एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो इनकी 2 प्रेसेस जो है वो आपको मिलेंगी मैसूर के अंदर और हमें मिलते हैं सालबोनी के अंदर, ठीक है बच्चे। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा यहाँ पर। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने की कॉइन मिंटिंग, टोटल 4 एरियाज हैं, 4 लोकेशन है इंडिया के अंदर जहाँ पर कॉइन जो मिंट किए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, ठीक है, इजी हुआ। देन नोट्स की बात करते हैं। नोट्स हमारे पास 4 टोटल प्रेस हैं जहाँ पर नोट्स प्रिंट किए जाते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं और 2 आरबीआई के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेम है SPMCIL, ठीक है। तो इनके पास 2 प्रेस हैं और ये 2 प्रेसेस कहाँ पर हैं? एक है नासिक के अंदर है, एक है देवास के अंदर, ठीक है। देन सिमिलरली आरबीआई के पास हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन BRBNMPL, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो इनकी जो 2 ब्रांचेस हैं या इनकी 2 जो प्रेसेस हैं वो एक मिलेगी आपको मैसूर के अंदर और दूसरी मिलती है सालबोनी के अंदर, ठीक है, याद रखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आरबीआई कैंसल्स HCBL कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस ओवर द कैपिटल शॉर्टफॉल। न्यूज क्या है हमारे पास? न्यूज देखिए, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक का नेम है HCBL,
और HCBL जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस जो है खत्म हो चुका है। दैट मीन्स बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है, लाइसेंस खत्म हो चुका है, आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस, क्योंकि कैपिटल शॉर्टफॉल देखने को मिली थी इस कोऑपरेटिव बैंक में। तो अब होगा क्या, तो जो भी HCBL के अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें अंडर DICGC एक्ट जो है सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। तो आइए न्यूज की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ HCBL कोऑपरेटिव बैंक, अ लखनऊ बेस्ड कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। पहले तो लोकेशन याद रखना कहां पर मिलेगा आपको, HCBL ये लखनऊ बेस्ड एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। क्यों इसे लाइसेंस कैंसिल किया गया, तो लाइसेंस कैंसिल किया गया ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड नो अर्निंग प्रोस्पेक्टस। काफी ज्यादा जो फाइनेंशियल जो, अगर हम इनकी शीट्स देखेंगे तो खराब चल रही थी, बैलेंस शीट अच्छी नहीं चल रही थी, तो आरबीआई की तरफ से इनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया, ठीक है। सो द एक्शन वाज टेकन अंडर द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। अब इन HCBL के अंदर जितने भी लोगों के अकाउंट थे तो उन्हें डिपॉजिट कवरेज दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। सो अंडर द DICGC कवरेज ऑन द लिक्विडेशन ईच डिपॉजिटर इंश्योर्ड अप टू 5 लाख रुपीज under the DICGC Act, that is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. Next, 98.69% of the HCBL's depositor will receive full value of their deposits. मतलब ऑलमोस्ट 99% इनके अंदर जो डिपॉजिटर्स थे उनके जो अमाउंट थे वो 5 लाख से कम ही थी, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। लोगों के बैंक डूबा है ना, गवर्नमेंट मतलब बैंक जो है वो दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये डूबा है। लोगों के पैसे क्यों डूबने चाहिए, नहीं डूबने चाहिए। तो 99% लोगों के पैसे मिल जाएंगे, मतलब वो 5 लाख से कम थे तो इंश्योरेंस में इजीली कवर हो जाएंगे वो। नेक्स्ट, एज ऑफ दिस January 31st 2025 21.24 करोड़ ऑफ द इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैव ऑलरेडी बीन पेड आउट, ठीक है। याद रखना है, छोड़ दो इसे, बैंक याद रख लेना बच्चे। रिसेंटली आरबीआई की तरफ से कौन से बैंक का जो है वो लाइसेंस कैंसिल किया गया था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, कौन से लोकेशन से बेस्ड है, लखनऊ बेस्ड है, और कितने रुपीज मिलेंगे सबको। तो डिपॉजिटर्स को अंडर DICGC एक्ट के अंदर 5 लाख रुपीज मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, DOT लॉन्चेस फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। नाउ न्यूज क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज अनाउंस्ड द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ठीक है, अ न्यू मल्टी डायमेंशनल एनालिटिकल टूल डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद एडवांस्ड एक्शनेबल इंटेलिजेंस फॉर साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन। तो हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर एक इंडिकेटर बना दिया। सपोज कीजिए मुझे पता है कि दैट कुछ मोबाइल नंबर्स हैं जो स्कैम्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, कुछ मोबाइल नंबर्स की सीरीज होती है वो बहुत ज्यादा स्कैम्स के लिए यूज की जाती है। तो अगर हम एक ऐसा डेटाबेस तैयार कर दें और सभी बैंक्स या फिर जो भी हमारे पास रेगुलेटेड एंटिटीज हैं या NBFCs हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन्हें अवेयर करें इस चीज के बारे में, तो ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए, फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं ये कम होंगे। तो एक्चुअल में हम करने क्या रहे हैं, यहाँ पर हमने इंडिकेटर बनाया फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ठीक है। तो इसे देखते हैं आगे। सो FRI enables the enhanced intelligence sharing with banks, UPI service providers and financial institutes, which in turn help to tackle the cyber fraud and financial crimes. अब ये क्या क्या इंटेलिजेंस इन्हें प्रोवाइड करेंगे। सो इट इज अ रिस्क बेस्ड मेट्रिक दैट क्लासिफाइज द मोबाइल नंबर इनटू 3 कैटेगरीज, मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। मोबाइल नंबर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, मीडियम, हाई और वेरी हाई, दैट ये मोबाइल नंबर्स यूज होते हैं फॉर द फाइनेंशियल फ्रॉड। दिस मूव इज सेट टू हेल्प द बैंक्स, NBFCs, UPI service card providers prioritize the enforcement and take the additional consumer protection measures in case of the mobile number has high risk, ठीक है, इजी। बस नाम याद रखिएगा, अभी डिपार्टमेंट याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, और इनकी तरफ से जो है इंडिकेटर यूज किया जा रहा है, नया बनाया जाएगा, दैट इज फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। चले आगे, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज CIMS। सो CIMS पोर्टल है क्या, CIMS पोर्टल है क्या, तो ऐसे समझ लीजिए कि इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट का पूरा डेटा यहीं पे मिलेगा, जिससे आरबीआई जो है वो इजीली एनालाइज कर सकती है, नई पॉलिसी लाई जा सकती है, ठीक है, कुछ अगर लूप होल्स हैं वो हमें यहाँ पर पता चल सकते हैं। तो एक कंप्लीट, सपोज कीजिए कि बहुत बड़ा डेटा इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, दैट इज CIMS सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो एक पोर्टल है। सो रेगुलेटेड एंटिटीज will now be required to report detail of their digital lending apps through the CIMS portal to the RBI.
तो जितने भी हमारे पास रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जो डिजिटल एप्स के थ्रू जो है वो लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी डेटा कि डिजिटल एप्स के थ्रू जो है एप्स के थ्रू कितना डिजिटल लेंडिंग की गई है, ये डेटा भी अब प्रोवाइड किया जाएगा CIMS के ऊपर। ठीक है, अब ये CIMS है क्या, तो इसे समझते हैं। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI टू हैंडल द मैसिव डेटा फ्लो, एग्रीगेशन, एनालिसिस, पब्लिक डिसेमिनेशन एंड डेटा गवर्नेंस। तो एक हमने बड़ा सा पोर्टल बनाया, एक बड़ा सा सर्वर लिया और जितना डेटा है फाइनेंस से रिलेटेड वो सब उसी में डालना शुरू किया, जिसे RBI क्या कर सकते, जिसे RBI यूज कर सकता है एनालिसिस करने के लिए, जिसे RBI यूज कर सकता है अपनी कोई नई पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, सो CIMS इज अ वेयर हाउस ऑफ डेटा। वेयर हाउस क्या होते हैं, बड़े से वेयर हाउस हैं, सारा डेटा यहीं पर कलेक्ट करते जाते हैं। अगर बैंक्स हैं वो भी अपना डेटा यहाँ पर देंगे, हमारे पास NBFCs हैं वो भी, और रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट करना शुरू करेंगे अपना। ठीक है, सो दिस सिस्टम यूजेस द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी टू मैनेज द बिग डेटा and will serve as a platform for the power users to carry out data mining, text mining, visual analytics, and advanced statistical analysis, connecting the data from multiple domains such as the financial, external, physical, corporate, and real estate sector as well as the prices. तो फायदा होगा, यस, अगर आपके पास डेटा है। देखो, डेटा इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, डेटा जो है वो ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो इजीली जो है आगे जाकर हम अच्छी चीजें कुछ नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो जितने भी हमारे पास एंटिटीज हैं वो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, बैंक्स हैं, NBFC हैं, सब यहीं पर डेटा स्टोर कर रहे हैं अपना। ठीक है, एडवांटेजेस, इट विल एनहांस द एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द RBI's रेगुलेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम। Next, banks and other regulatory entities can submit their regulatory reports electronically using the cloud-based CIMS technology. Banks and other regulated firms will have less work to do. As a result, the RBI will benefit from improved timeliness and quality of its regulatory data. RBI will be better able to keep an eye on the financial system and respond quickly अगर कहीं पर डेंजर देखने को मिलेगा। डेटा है हमारे पास, डेटा अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो हम आने वाले जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन्हें भी इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द RBI विल बेनिफिट फ्रॉम द इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन विद द बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड कंपनीज ड्यू टू CIMS। तो मेनली याद क्या रखेंगे इसमें, तो मेनली हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास न्यूज़ जो थी वो ये थी कि रेगुलेटेड एंटिटीज जो है जो डिजिटल एप्स के थ्रू जो डिजिटल लैंडिंग करती है वो अपना डेटा यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो यहीं से हम शुरू करते हैं CIMS के बारे में। CIMS हमें पता होना चाहिए। चलें आगे। नेक्स्ट, RBI में ट्रांसफर द रिकॉर्ड सरप्लस टू द गवर्नमेंट। अब ये सरप्लस गवर्नमेंट को जो RBI की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है, ये कौन सा सर्वर है, क्या डिविडेंड है? नहीं, RBI जो है कभी याद रखना कि कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कमर्शियल कंपनी नहीं है। RBI अब गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट वहां से डिविडेंड नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, तो होता क्या कि RBI के पास इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होते हैं, और उसके बाद जो इनकम और एक्सपेंडिचर खत्म करने के बाद जो RBI के पास प्रॉफिट्स बचते हैं, तो वो सरप्लस जो है वो कुछ सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो आइए जरा न्यूज की तरफ। RBI सरप्लस ट्रांसफर। RBI में ट्रांसफर रिकॉर्ड ऑफ 2.5 से लेकर 3 लाख CR एज ए सरप्लस टू द गवर्नमेंट फॉर फिस्कल ईयर 2024-25, जो कि एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा गवर्नमेंट के लिए अगर RBI की तरफ से सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है। सो द सेंट्रल बैंक रिव्यूड द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क on 15th of the May 2025 ahead of deciding the transfer amount। ठीक है, बट इसके बीच में ट्रांसफर अमाउंट होगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस ट्रांसफर? RBI ट्रांसफर इट्स नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट का मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो बन जाएगा नेट प्रॉफिट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। सो दिस प्रोविजन इज टर्म्ड एज द सरप्लस ट्रांसफर नॉट डिविडेंड पेमेंट, क्योंकि RBI जो है एक कमर्शियल एंटिटी नहीं है। ठीक है, तो RBI यहाँ पर डिविडेंड नहीं दे रहा, बस जो सरप्लस है RBI के पास वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क। सो गवर्न्ड बाय द सेक्शन 47 of the RBI Act of 1934, the act mandates that after making provisions for bad and doubtful debts, depreciation assets, staff benefits and superannuation, that is the pension, and other routine banking contingencies, the remaining surplus must be transferred to the central government of India। ठीक है, तो ये बोलने के चाह रहे हैं हमारे पास RBI एक्ट है 1934, जिसके सेक्शन 47 में ये लिखा हुआ है दैट RBI अपने जितने भी खर्चे हैं, RBI के जितने भी खर्चे हैं पहले वो खर्चे निकालें, मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, लोगों की सैलरीज होंगी, सैलरीज निकाल लीजिए, पेंशन निकाल लीजिए, कुछ एसेट्स हैं जिनकी डेप्रिसिएशन है वो निकाल लीजिए, बैड एंड डाउटफुल लोन्स निकाल लीजिए, एसेट्स, और उनके बाद जो आपके पास होगा, ठीक है, दैट इज योर प्रॉफिट।
अब ये प्रॉफिट जो है इसका कितना परसेंट जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, इसके ऊपर डिसाइड किया जा रहा है। अब मेन सोर्स ऑफ आरबीआई इनकम, आरबीआई के पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? सो आरबीआई जो है उन्हें, आरबीआई को मिलता है इंटरेस्ट ऑन द फॉरेन एसेट्स लाइक बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, डिपॉजिट्स विच अदर विद द अदर सेंट्रल बैंक्स। तो आरबीआई जो यूएस के ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, इनके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, और कंट्रीज के भी हैं जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन द डोमेस्टिक सिक्योरिटीज, दैट इज मेनली बाय द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देन जो बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लेंडिंग करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आरबीआई बैंक से चार्ज करते हैं ना रेपो रेट, तो वहां से आरबीआई को पैसे आ रहे हैं, इनकम है। देन कमीशन फॉर मैनेजिंग द बोरोइंग्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों की बोरिंग्स करवाते टाइम पीरियड में आरबीआई के पास कुछ कमीशन मिलेगा वो। देन सर्विस चार्जेस फॉर मैनेजिंग द करेंसी एंड पेमेंट सिस्टम्स, तो इन सब ये है हमारे पास मेजर सोर्सेज हैं जहां से आरबीआई की इनकम होती है। और इन इनकम में से फिर आपने क्या करना है, इन इनकम में से हमने ये चीजें माइनस कर देनी है, तो जो बचेगा दैट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ आरबीआई। और उस नेट प्रॉफिट को फिर आरबीआई क्या करेंगे, गवर्नमेंट को उन्हें ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। सो द की एक्सपेंडिचर, तो आरबीआई का एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, ये तो हो गया इनकम। इनकम के बाद आरबीआई नोट प्रिंट करता है, स्टाफ की सैलरी देनी है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन प्रोवाइड करनी है, कमीशन टू बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स इन्वॉल्व इन द पब्लिक डेप्ट ट्रांजेक्शंस, तो ये सब आरबीआई के एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए, जो बच जाएगा दैट इज द सरप्लस। और वो नेट सरप्लस जो वो कितना परसेंट आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है, इसके ऊपर डिसाइड करना होता है। नाउ नेक्स्ट, हाउ आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर अमाउंट डिसाइडेड। सो इट इज डिसाइडेड ऑन द बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, दैट इज ईसीएफ। तो इसे 2019 में अगस्त 26 अगस्त 2019 में अडॉप्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आरबीआई की तरफ से सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, बिमल जलान कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ बच्चे इसके ऊपर। बिमल जलान कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आरबीआई की तरफ से जो ट्रांसफर किया जाएगा सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन थी एक्चुअल में बिमल जलान कमेटी की तरफ से। नेक्स्ट, कंटीजेंट रिस्क बफर। अब ये कंटीजेंट सीआरबी जो रेंज है दैट इज कंटीजेंट रिस्क बफर, ये क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं, हम यहाँ पर जो है रिस्क प्रोविजनिंग लेकर चल रहे हैं। हमने क्या किया, पहले सपोज कीजिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फैक्टर लेकर चलता हूँ, रिस्क फैक्टर, कि आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि पूरा सरप्लस हम दे देंगे, आरबीआई जो है गवर्नमेंट को दे देगा, आरबीआई को अपने पास भी रखेंगे बफर के रूप में, ठीक है। रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर के रूप में आरबीआई जो है अपने पास रखते हैं, फॉर एग्जांपल 5.5 से लेकर 6.5% तक का बफर। ये आरबीआई की बैलेंस शीट का टोटल परसेंटेज है, ठीक है। आरबीआई की बैलेंस शीट का 5.5% या 6.5% के बीच में आरबीआई अपने पास बफर रखेगा। जो बाकी चीजें होती हैं, जो बाकी सरप्लस होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा फिर फॉर्मूला बना, सरप्लस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यहां तक तो क्लियर था। माइनस करेंगे इसमें से रिस्क प्रोविजनिंग, जो रिस्क था, रिस्क प्रोविजनिंग 5.5% से लेकर 6.5% तक की जो प्रोविजनिंग है वो कुछ भी डिसाइड हो जाती है, वो भी माइनस करेंगे। फिर जो बचेगा दैट इज द सरप्लस, और वो सरप्लस जो है फिर वो क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इजी हुआ, तो याद रखा जाएगा बच्चे यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास यहाँ पर, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। तो सरप्लस ट्रांसफर से रिलेटेड जो है सबसे पहले आपको कमेटी याद होनी चाहिए, बिमल जलान कमेटी, ठीक है। बिमल जलान कमेटी के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये होगा कि दैट सीआरबी रेंज, दैट इज कंटीजेंट रिस्क बफर, ठीक है। देन आरबीआई की इनकम कहाँ से होती है और आरबीआई का एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, इसके ऊपर जरा याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन। और न्यूज जो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है यूएसए से रिलेटेड। और इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी ऐसी है जिसकी वजह से अगर यूएस की इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को मिलता है तो ग्लोबल लेवल के ऊपर इकोनॉमीज के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। सो हुआ क्या यहाँ पर, यूएस के अंदर जो स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशंस देखने को मिल रही है। सो इन May 2025 concerns over the stagflation have intensified in US. Banks are now sitting on 482.4 billion unrealized losses from security investment and 32.5% increase from the previous quarter according to the Federal Deposit Insurance Corporation. अब यूएस के अंदर ना पहले से इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन चल रही थी, ठीक है। स्टैगफ्लेशन में होता क्या है, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन ज्यादा थी और इसी बीच में हम देखते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की जाती है। सिर्फ चाइना के साथ नहीं, बाकी कंट्रीज के साथ भी। तो इसकी वजह से हुआ कि बाकी कंट्रीज ने भी टैक्स लगाया, चाइना ने भी टैक्स लगाया अमेरिका के ऊपर, और अमेरिकन कंपनीज जो हैं उनकी डिमांड कम हो गई,
सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम है। अब जब डिमांड कम है तो इसके वजह क्या हुआ, जो कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज हैं, उन्हें अब अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ले ऑफ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एक तो मार्केट में पहले इन्फ्लेशन थी, ठीक है। सेकंड अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आप CRR SLR इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर आप CRR SLR इंक्रीज करेंगे मार्केट से मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन लोग तो अनएम्प्लॉयड है यहाँ पर, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो आपको इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने पड़ते हैं, चीप लोन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन जैसी एक कंडीशन में फंस चुकी है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, बेरोजगारी भी ज्यादा और महंगाई भी ज्यादा, इन्फ्लेशन भी ज्यादा, ठीक है। सो स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक फिनोमिना वेयर इकोनॉमीज experiences three adverse conditions simultaneously। पहला इन्फ्लेशन, सेकंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और थर्ड हमारे पास है हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी अगर इन्फ्लेशन है और साथ में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम होती है। नेक्स्ट, द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1960s and became prominent during the 1970s oil crisis। Stagflation is particularly challenging because the unusual economic tool to fight the inflation and unemployment often worsen the other problem। तो अगर आप इन्फ्लेशन काउंटर करने जाएंगे तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर लेंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करने जाएंगे तो आप इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम रहती है स्टैगफ्लेशन के अंदर और यूएस में देखने को मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रेजिंग द इंटरेस्ट रेट में कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बट इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी और इसकी वजह से जॉबलेसनेस इंक्रीज होगी। अब यूएस के अंदर स्टैगफ्लेशन क्यों आया? फर्स्ट कॉजेज हमारे पास हैं, दैट इज सप्लाई शॉक्स, सडन स्पाइक इन द कॉस्ट ऑफ द एसेंशियल रिसोर्सेज, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू द बोथ इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस्ड आउटपुट। सो सबसे पहले हमारे पास है सप्लाई चेन शॉक्स। जितनी भी सप्लाई चेन्स, अगर मैं बात करूं ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एक ही कंट्री बैठी है सभी ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर, चाइना। चाइना के साथ अगर आप ऐसे करेंगे तो यस, कॉन्सिक्वेंसेज तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी एरर्स, पुअरली कोऑर्डिनेटेड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज such as excessive government spending or delayed interest rate hikes can fuel the inflation while failing to stimulate the growth। तो देख रहे हो कितना जो है टाइट रोप होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को भी और आरबीआई या फिर जो सेंट्रल बैंक है उन्हें चलना पड़ता है। इन्फ्लेशन भी काउंटर करनी है, एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेट करनी है, और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है। अब कैसे किया जाए? नेक्स्ट, टैरिफ इंक्रीज। रिसेंट यूएस टैरिफ हैव रेज्ड द इनपुट कॉस्ट potentially triggering the stagflation by increasing the price and reducing the demand, ठीक है। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन क्या होंगे? अगर स्टैगफ्लेशन देखने को मिली तो सिर्फ यूएस की इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, हमारी सबकी ग्लोबल इकोनॉमीज भी नीचे जाने वाली है क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंट है यूएस डॉलर के ऊपर, ठीक है। सो इम्पैक्ट्स क्या होंगे? डिमिनिश्ड परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन इरोड्स द हाउस होल्ड इनकम, रिड्यूसिंग द कंजम्पशन। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती तो आपकी परचेसिंग पावर कम, ठीक है। परचेसिंग पावर कम तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, हायर अनएम्प्लॉयमेंट, कंपनीज फेसिंग हायर कॉस्ट एंड वीक डिमांड कट्स द जॉब। तो अगर स्टैगफ्लेशन देखने को मिलेगी तो हमें अमेरिका के अंदर बड़े लेवल के ऊपर जो ले ऑफ भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, सो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पीरियड में कोई इन्वेस्ट भी आपकी कंट्री में नहीं करेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस, हाई इंटरेस्ट रेट्स नेसेसरी टू फाइट द इन्फ्लेशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द बैंक्स bond holding, if the depositor lose the confidence the banks may face liquidity crisis। इसी को तो हम liquidity trap बोलते हैं, ठीक है। अभी ये फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा यूएस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो चले आगे, तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है स्टैगफ्लेशन। यूएस की इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन हो सकता है कि देखने को मिले, और लेकिन अगर हुआ तो इसके इम्प्लीकेशंस जो है वो एक कंट्री तक नहीं सीमित होंगे, सभी कंट्रीज तक सीमित होंगे वो, ठीक है। ग्लोबल लेवल के ऊपर जो फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक सिचुएशन बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है गेट ई पे। तो गेट ई पे जो है इन्हें मिल चुका है आरबीआई की तरफ से लाइसेंस फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। गेट ई पे नाम याद रखेंगे, गेट ई पे, तो इन्हें मिला है पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है। तो गेट ई पे, a digital payment and merchant enabled platform, has received the authorization from RBI to operate as payment aggregator online under the RBI's payment regulation framework। और जो हमारे पास गेट ई पे हैं इनके फाउंडर और सीईओ का नाम याद रखेंगे, दैट इज प्रवीण शर्मा, ठीक है।
नाम क्या है यहाँ पर, प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट, पेमेंट एग्रीगेटर्स होते क्या हैं, दो चीजें हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स है और पेमेंट गेटवेज। ठीक है, पेमेंट गेटवेज जो एक सॉफ्टवेयर सर्विस है, पहली चीज, जिसमें वो आपको और जो एक मनी जहां पर आपने ट्रांसफर करने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। ठीक है, पेमेंट गेटवे कनेक्ट्स दी योर बैंक अकाउंट टू प्लेटफॉर्म वेयर यू नीड टू ट्रांसफर योर मनी। इतना काम होता है पेमेंट गेटवेज का। पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या करते हैं, द पेमेंट एग्रीगेटर्स is a third party service provider that allows the merchants to accept the money from consumers by integrating them into the website or the apps. पेमेंट एग्रीगेटर्स Amazon के ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर्स जिसमें क्या किया जा रहा है, पेमेंट एग्रीगेटर्स के अंदर हम मर्चेंट्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी से भी। वो मनी जो है वो आपके कहाँ से आ रही होगी, वेबसाइट से आ रही होगी, ऐप से आ रही होगी, कहीं से भी आ रही है, आपको वहां से पैसे जो है वो ट्रांसफर आपके अकाउंट में हो रहे हैं। ये काम होता है एक्चुअल में पेमेंट एग्रीगेटर का। So PAs enable their clients to accept various payment methods such as credit card, debit card, EMIs, UPI, bank transfers, e-wallets, e-mandates, ये सब कुछ अलाउ करते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। So PAs in India is incorporated under the Companies Act of 2013. The payment aggregators can be a bank or a non-bank entity, जैसे कि ये non-bank entity है ये। Since a payment aggregator handles the fund, it requires a license from RBI. और एग्जाम्पल है हमारे पास Amazon पे, गूगल इंडिया, या फिर हमारे पास रेजर पे, ये सब क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं। पेमेंट गेटवेज क्या होता है, वो एक सॉफ्टवेयर सर्विस है जो आपको कनेक्ट कर रहा है जहां पर आपने पेमेंट करनी है उनके साथ। इट ऑथराइजेज यू टू कंडक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस थ्रू डिफरेंट पेमेंट मोड्स लाइक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन वॉलेट्स। द पेमेंट गेटवे प्लेज अ रोल ऑफ थर्ड पार्टी दैट सिक्योरली ट्रांसफर्स योर मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू द मर्चेंट्स अकाउंट। ठीक है, आपके अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट के अंदर मनी ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योर सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये काम है पेमेंट गेटवे का। तो पेमेंट एग्रीगेटर वर्सेस पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे जो एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस टू टेक प्लेस, बट पेमेंट एग्रीगेटर जो है इज इंक्लूजन ऑफ ऑल दीज पेमेंट गेटवेज। पेमेंट एग्रीगेटर एक बड़ा जो है आप समझ सकते हैं कि एक यूनिट है, उसके अंदर छोटे छोटे पेमेंट गेटवेज होंगे एग्रीगेटर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, while the payment gateway is a intermediary, the payment aggregator is the interface where the payment gateway process the transactions. Most of the payment aggregators own a payment gateways to offer various exclusive services to their merchant customers. ठीक है, इजी हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस। पेमेंट एग्रीगेटर एक बड़ा जो है आप समझ सकते हैं कि कंसेप्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे पेमेंट गेटवेज होते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स के लाइसेंस के नीचे जो है वो पेमेंट गेटवेज वाले कोई और होते हैं। तो कुछ कंपनीज हैं जो हम पहले कर चुके हैं लाइक फोन पे, तो वो पेमेंट एग्रीगेटर थे और उन्हें पेमेंट गेटवे भी चाहिए था, तो उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, मर्चेंट अकाउंट्स क्या होते हैं। सो इट इज अकाउंट इज अ बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएटेड एंड यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस वेयर द कंपनीज कैन मेक एंड एक्सेप्ट द पेमेंट्स। बैंक्स मर्चेंट अकाउंट्स जो आप देखेंगे शॉप्स के ऊपर लगे होते हैं। नॉर्मल अकाउंट्स होंगे मर्चेंट अकाउंट्स, ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, ईजी है, कोई टैक्स आपके ऊपर जो है वो पेनल्टीज नहीं लगेंगी ज्यादा अमाउंट जो है अगर आप आ रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, दैट आर मर्चेंट अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, अ मर्चेंट अकाउंट enables the business to accept credit card, debit card payments, facilitates the payment deposits through multiple or other payment methods. Merchant accounts requires a business to partner with an acquiring bank, and a merchant account is merchant account provider that facilitates an electronic payment transaction. याद कितना रखना है, मर्चेंट अकाउंट बस याद रखिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा मर्चेंट अकाउंट्स आपको इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अब तो हमें मर्चेंट अकाउंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। बस वहाँ पर जो है पेमेंट एग्रीगेटर्स हेल्प कर रहे होते हैं मर्चेंट अकाउंट बनाकर, और उन्हें बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, आपकी मनी हम रिसीव करवाएंगे, हम रिसीव करवा कर आपके अकाउंट में तक लेकर जाएंगे, और इसके लिए हमें जो है कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी। ठीक है, ईजी हुआ। चले आगे, चलो रिविजन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ज़्यादा आज की न्यूज़ नहीं थी। रिवीजन क्वेश्चंस में सबसे पहला, व्हाट डज द सरप्लस ट्रांसफर रेफर्स टू द इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आरबीआई। सरप्लस ट्रांसफर क्या था, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, आरबीआई इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल बैंक, ट्रांसफर ऑफ आरबीआई नेट प्रॉफिट टू द सेंट्रल बैंक, या डिविडेंड। डिविडेंड तो नहीं था, कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ी है, ठीक है, कमर्शियल एंटिटी नहीं है, तो आंसर जो है ऑप्शन सी, जब आरबीआई अपना नेट प्रॉफिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सरप्लस ट्रांसफर। ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। ठीक है, लो इन्फ्लेशन नो, लो इन्फ्लेशन नो, हाई इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जी नहीं, लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है,
लो अनएम्प्लॉयमेंट नो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो आंसर बना ऑप्शन डी। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो, तो इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। Next, what is the name of the new analytic tool launched by the DOT, that is Department of Telecommunication, to help prevent cyber frauds? तो कौन सा अभी रिसेंटली जो है हमने टूल लॉन्च किया? तो आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, FRI, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कॉइन्स आर मिंटेड बाय सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एट हाउ मेनी लोकेशंस इन इंडिया? जी, कॉइन्स कितने लोकेशंस थी, याद आ रहा है कुछ? नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, ऐसे करते करते कितनी लोकेशंस थी? 4 लोकेशंस थी। आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 4 लोकेशंस। नेक्स्ट, अंडर द महात्मा गांधी न्यू सीरीज द न्यूली इशूड 20 रुपीज बैंक नोट्स विल बियर द सिग्नेचर ऑफ विच आरबीआई गवर्नर? तो जो अभी आरबीआई के गवर्नर है दैट इज संजय मल्होत्रा जी, उनके जो साइन वाले जो है वो 20 रुपीज के नोट्स जो है वो इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू विच बैंक टू सेटअप होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया? तो कौन सा अभी बैंक है? एमिरेट्स के बैंक है, एमिरेट्स NBD बैंक, जिन्हें ये अप्रूवल दिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS टू मैनेज बिग डेटा एंड एनहांस द रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एफिशिएंसी? A, B, C और D? इजी क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं हम जी। तो क्लास के एंड में जाकर आप इसे आंसर करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।